हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रकाश चैप्टर के दूसरे लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ये कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। फिजिक्स का मतलब होता है कि आप बाहरी चीज़ों को फील करके पढ़िए। हमारे आसपास की जो घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं घटनाओं को देखकर अगर आप समझ पा रहे हैं तो यही फिजिक्स है। फिजिक्स और कोई अलग ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको अलग से दिमाग लगाना पड़े, कुछ अलग सोचना पड़े। ये बिल्कुल ही अलग विषय है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आप जाइए अपनी और छोटी अवस्था में। आप तो वैसे अभी भी छोटे ही हैं, कक्षा 10 में हैं, तो आज से कुछ साल और पहले जाइए। जब छोटे थे तो गलती से या जानबूझकर आपने कभी न कभी शीशे को धूप में चमकाया ज़रूर होगा कि सूरज की रोशनी आ रही है। आप शीशे को क्या करते थे, वो जो लाइट आ रही है उस शीशे के ऊपर आने देते थे और फिर क्या करते थे, उस लाइट को जिधर चाहे उधर आप डाइवर्ट करते थे, उसे मोड़ देते थे। ठीक, तो यही गुण क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश की किरण आ रही है और किसी चीज़ का प्रयोग करके, किसी चिकनी सतह का प्रयोग करके यदि आपने उसको दोबारा वापस भेज दिया तो इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो ये तो समझने वाली चीज़ हुई कि हम लोग समझते हैं कि रोशनी आ रही है, रोशनी को शीशे पर टकराने दिया, टकरा करके हम जिधर चाहे उधर भेज दे रहे हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है भौतिक विज्ञान में। मगर जब हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है, चीज़ों को जानना अलग बात है, मगर जब हम उसे लिखते हैं तो हमारे पास वर्ड होने चाहिए, शब्द होने चाहिए, जिस शब्द से लगे कि हाँ ये विद्यार्थी जो है इस सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ है। ठीक, अब आइए बात करते हैं कैसे आप इसे डिफ़ाइन करेंगे। हाउ यू विल डिफ़ाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश की किरणें। ठीक, जो प्रकाश की किरणें हैं किसी चिकनी या पालिश युक्त सतह पर, चिकनी होनी चाहिए, ठीक है, चिकना एकदम, तो चिकनी या पालिश युक्त सतह पर टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना आसान है, मतलब कुछ बच्चे तो इसे रटते भी हैं, मगर इसमें रटने वाली क्या चीज़ है। बचपन में आप जो काम करते थे वही काम आपको बता देना है। आपसे सर जी पूछ रहे हैं बताओ शीशा कैसे चमकाया जाता है, तो शीशा चमकाना ही प्रकाश का क्या है, परावर्तन। तो आप कहेंगे सूरज भगवान की जो किरणें हैं हम उनको आईने पर आने देते हैं और दोबारा उसे भेज देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो क्या कहा गया कि प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिश युक्त सतह से जैसे ही टकराती हैं तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब फिजिक्स को समझने के लिए कुछ हम लोग टर्म्स का प्रयोग करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आइए उन बातों को भी समझें। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसके नीचे इस तरह डैश 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 किया गया है, तो ये जो डैश 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 किया गया है वो पॉलिश की गई है। पॉलिश का मतलब समझ लीजिए पेंट किया गया है किसी ऐसी चीज़ से जो बहुत चमकीला होता है। जैसे सिल्वर होता है, तो सिल्वर बहुत ही चिकना होता है, एकदम बहुत ब्राइट होता है, जैसे रोशनी उससे टकराती है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये किसी सतह को क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, तो इसे हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। यानी जिससे प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाता है उसे बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। जैसे कि आपके पास शीशा होता है। अब कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो आती हैं, टकराती हैं, और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो वापस चली जाती हैं। तो जो किरण आकर टकराती है, यानी सूर्य देव हैं, सूरज भगवान की किरणें आ रही हैं, टकरा करके आप अपने दोस्त के चेहरे पर यूं यूं करके वो जो है आईना चमका रहे हैं। तो अब जो किरण आ रही है उस किरण को कहा जाएगा आपतित किरण। उस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। पतन का मतलब होता है गिरना, ठीक है, तो आपतित किरण का मतलब जो किरण आकर के परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और जब वो चिकनी सतह पर गिरेगी तो टकरा कर वापस भी जाएगी। तो जो किरण टकरा कर वापस जाती है, यानी परावर्तन के बाद जो किरण लौटती है उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तन की घटना हुई तो जो किरण अब जा रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो अलग अलग डिफिनेशन पूछता है कि परावर्तित किरण की परिभाषा बताइए, आपतित किरण की परिभाषा बताइए। तो जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इंग्लिश में आपतित किरण को कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो लौट जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
अब उसके बाद पूछता है अभिलंब किसे कहते हैं, पूछा जाता है कि अभिलंब किसे कहते हैं। तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके साथ आप प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं। शीशा ही मानकर चलिए, आपके पास जो दर्पण होता है उसी को मानकर चलिए। अब इस शीशे के ऊपर यदि हम लोग एक लंब डाल दें, कहा गया ना शीशे के ऊपर क्या डाल दिया जाए, लंब। लंब जानते हैं कि दो सतहें हैं, अगर एक दूसरे के बीच में 90 अंश का कोण बना रही हैं, दो तल एक दूसरे के बीच में यदि 90 अंश का कोण बना रहे हैं तो उसको हम लंबवत कहते हैं। तो जो परावर्तक पृष्ठ है, अगर उस पर एक लंबवत रेखा खींच दी जाए, काल्पनिक रेखा, देखिए डॉट 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 करके बनाया गया है। जो रियल होता है उसे पूरा बनाया जाता है, जो काल्पनिक होता है उसे डॉट डॉट करके डिनोट करते हैं। तो यदि परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत कोई रेखा खींच दी जाए तो इसे कहा जाता है अभिलंब। बात समझ में आ गई। अगर किसी सतह को आपने पॉलिश कर दिया, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपने पॉलिश कर दिया कि अब प्रकाश इससे टकराकर वापस जा रहा है, तो इसको आप कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि अब इससे परावर्तन होने लगा। जो किरण आकर गिरती है उसे आपतित किरण, गिरने के बाद जो वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण। और इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई लंब डाल दिया जाए तो उसको बोला जाता है अभिलंब। अब उसके बाद पूछता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो ये किरण जो आ रही है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और ये जो आपने खींचा है लंबवत डैश 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 करके, उसे क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, ये देखिए इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। और इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, ठीक है। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे, उसी तरह कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, जैसे ये था आपतन कोण बताना है तो आपतित किरण लीजिए, परावर्तन कोण बताना है तो परावर्तित किरण लीजिए। कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित कोण बोलेंगे। और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से, ठीक। यहाँ पर भी आई का मतलब इंसिडेंट एंगल है, आर का मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल है। अब ऐसे सोचने वाली बात नहीं है कि आई और आर से ही क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि आई का मतलब इंसिडेंट और आर का मतलब रिफ्लेक्टेड, ठीक। और एक पॉइंट और याद रखना होता है ये वाला, ठीक, क्योंकि आपतित किरण भी यहीं पर गिर रही है, परावर्तित किरण भी यहीं से जा रही है और अभिलंब भी यहीं पर आया हुआ है। तो क्या बोलेंगे, जिस बिंदु पर, ठीक, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण संपाती होते हैं। संपाती का मतलब मिलना, कि जिस बिंदु पर आपतित किरण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। या तो आप ये कह सकते हैं कि आपतित किरण जहाँ पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिएगा आप, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसके जितने भी टेक्निकल वर्ड होते हैं, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अभिलंब और आपतन बिंदु, इन सभी चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने परावर्तन को तो समझ लिया कि किरण आ रही है, उसको हम चिकनी सतह द्वारा वापस भेज दे रहे हैं, तो इसी घटना को हम कहेंगे परावर्तन। अब परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है अनियमित परावर्तन यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब दोनों को समझते हैं कि भाई साहब नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो नियमित परावर्तन का मतलब होता है कि यदि आपने कोई सतह ली है, कोई ऐसा परावर्तक पृष्ठ लिया है जो बिल्कुल ही समतल हो। यदि आपका परावर्तक जो पृष्ठ है वो समतल है, ठीक, यदि आपका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा तो जो परावर्तन होगा उसे हम कहेंगे नियमित परावर्तन। कि समतल परावर्तक पृष्ठ द्वारा, समतल परावर्तक पृष्ठ द्वारा होने वाला परिवर्तन, कि
समतल परावर्तक पृष्ठ द्वारा होने वाला परावर्तन क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन। कि यदि आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिससे आप प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं और वो चीज़ क्या है, एकदम स्मूथ है, एकदम चिकनी है, तो उस प्रकार का जो परावर्तन होगा उसे हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। और इसकी एक खासियत और होती है, एग्जामिनर आपसे पूछता है या एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि नियमित परावर्तन के और गुण बताइए और लक्षण बताइए कि इसमें और क्या देखने को मिलता है। तो इसमें ये होता है कि किरणें कि इस पर जो गिरती हैं किरणें, समांतर किरणें गिरती हैं तो परावर्तन के बाद भी किरणें समांतर ही रहती हैं। दूसरा गुण क्या बताया गया कि समतल या नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन किसे कहा जाएगा? जब प्रकाश का परावर्तन समतल परावर्तक पृष्ठ द्वारा होता है तो उस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन में परावर्तन के पश्चात सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। ठीक, जिस एंगल पर किरणें आएंगी उसी एंगल पर उठकर जाएंगी। अब पढ़ते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे? यदि प्रकाश का परावर्तन खुदरे पृष्ठ, खुदरा का मतलब ये बेकार का यदि पृष्ठ है, जैसे कागज ले लिया जाए और शीशा ले लिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए शीशे की सतह और कागज की सतह क्या आपको एक जैसी दिखेगी? इस तरह अगर कोई आपसे कहे कि कागज चिकना नहीं होता है तो आप नहीं मानेंगे, वह क्या फालतू बात कर रहा है, कागज तो कितना चिकना होता है। नहीं, अगर आप शीशे से कंपेयर करके देखें तो शीशे के अकॉर्डिंग वो तो खुरदुरा होता है। तो अगर कागज के ऊपर परावर्तन होगा तो कैसा होगा? खुदरे पृष्ठ द्वारा परावर्तन हो रहा है तो उसमें अनियमित परावर्तन होगा। अब अनियमित परावर्तन में क्या होता था? नियमित परावर्तन में जो किरणें जिस एंगल पर आएंगी वापस उसी एंगल पर लौट जाती हैं, यानी कि ये आपतन कोण अपवर्तन कोण आपस में बराबर रहेगा सॉरी। और अनियमित परावर्तन में प्रकाशिक किरणें आएंगी, ठीक, गिरेंगी, मगर परावर्तन के पश्चात वो एक दूसरे के समांतर नहीं रहेंगी। इसमें क्या हो रहा था? नियमित परावर्तन में जो प्रकाश किरणें हैं वो समांतर आती हैं और परावर्तन के बाद समांतर ही रहती हैं। और अनियमित परावर्तन में समांतर प्रकाशिक किरणें आती हैं मगर परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं रहती हैं। अब इसका हम लोग सामान्य जीवन में उपयोग देखें तो कहाँ देखने को मिलता है? अगर आप सोचिए कि अगर किसी सतह पर लाइट इस डायरेक्शन में गिर रही है और इस डायरेक्शन पे चली जा रही है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर हो, यानी कहने का मतलब है कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, वो देख रहा है, तो सामान्य सी बात है कि अगर इधर से 10 किरणें गिर रही हैं तो 10 की 10 किरणें उसके नेत्रों पर ही जाएंगी, ये तो कन्फर्म है। यानी व्यक्ति के आँखों पर प्रकाश अधिक मात्रा में जाएगा। और यदि इस कंडीशन में देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो यहाँ से आई तो इतनी सारी किरणें हैं मगर व्यक्ति की आंखों पर केवल एक ही किरण जा रही है, तो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए अब ऐसा नहीं कि 50 किरणें आएंगी तभी कोई वस्तु दिखेगी। अगर किसी वस्तु से टकराकर किरण हमारे नेत्रों तक पहुँचा तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी। अब यदि प्रकाश बहुत अधिक हो जाए, नेत्र में प्रकाश की सुग्राह्यता बहुत अधिक हो जाए तो आप ठीक से किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, मगर जब आपके नेत्रों पर एक निश्चित मात्रा में प्रकाश पड़ता है तो आप चीज़ों को सरलतापूर्वक देख पाते हैं। अब इसका सामान्य जीवन में उदाहरण समझिए। जो समाचार पत्र होता है उसके कागज़ को देखेंगे तो बहुत खुरदुरा होगा, प्लेन नहीं होता है, बहुत सस्ता कागज़ होता है और वो बहुत खुरदुरा होता है। उसी का प्रयोग क्यों किया जाता है अखबार छापने के लिए? यानी अखबार जो छापा जाता है वो अच्छे कागज़ों पर क्यों नहीं छापा जाता? तो कुछ व्यक्ति इसका ये उदाहरण देंगे, ये समझाएंगे कि अरे क्योंकि आप जानते हैं अखबार तो वेस्ट ही हो जाता है, उसे फेंक ही देना है, तो अच्छे क्वालिटी वाले कागज़ पर क्यों छापे? मगर नहीं, इसके पीछे का साइंस कुछ और है। इसके पीछे का साइंस ये है कि यदि आप बहुत चिकना कागज़ ले लेंगे तो उससे नियमित परावर्तन होगा। तो जब कोई व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ने के लिए खोलेगा तो जो लाइट होगी उसके आसपास की सभी के सभी लाइट उस पर गिरेगी और उसके बाद नेत्रों पर जाएगी, तो व्यक्ति जो शब्द है उसको सही से नहीं देख पाएगा। या तो अगर उसे देखना होगा तो उसे अपने नेत्रों पर बहुत बल लगाना पड़ेगा जिससे कि जो लेंस हैं वो एक निश्चित
पॉइंट पर आकर रुक जाएं और चीज़ों को सही सही पढ़ पाएं। तो अब क्या करना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज़ का उपयोग करें कि हमारे नेत्रों पर कम प्रकाश जाए। तो जब हम खुदरे कागज़ का प्रयोग करते हैं तो आप कहीं भी बैठकर पढ़िए, प्रकाश बहुत सारा जा रहा है आपके अखबार पर, मगर आपके नेत्रों तक कुछ ही किरणें पहुंच पा रही हैं, क्योंकि बाकी सारी इधर उधर किरणें चली जा रही हैं। तो इससे जो ये छोटे छोटे लेटर्स होते हैं वो आसानी से पढ़े जा सकते हैं। तो ये हो गया सामान्य जीवन में उपयोग। और हाँ, आपने देखा होगा कि जो घर की खिड़कियाँ होती है, कांच की खिड़की व्यक्ति लगाता है, तो कांच जो होता है वो थोड़ा सा खुदरा टाइप का लगाया जाता है, क्योंकि जैसे खुदरा टाइप का अगर कांच लगाएंगे तो जब प्रकाश आएगा तो वो थोड़ा सा बिखर जाएगा सभी ओर। जबकि अगर आप एकदम स्मूथ कांच लगा देंगे तो जितनी प्रकाश किरणें जैसे आ रही होंगी वैसे ही प्रवेश कर जाएंगी और व्यक्ति को उससे समस्या हो सकती है। तो ये हो गया, आपने पढ़ लिया नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको पढ़ना है परावर्तन का नियम। तो अब बताया गया कि परावर्तन जब होता है तो वो कुछ विशेष नियमों का पालन करता है। 2 नियम ऐसे हैं जो कि कन्फर्म है। परावर्तन की घटना हो रही है तो हम कब कहेंगे कि यहाँ पर परावर्तन हो रहा है? जब ये 2 नियम वहाँ पर एप्लीकेबल हो, अर्थात लागू होते हों, तभी हम कहेंगे कि वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो दोनों नियम जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहते हैं, तो आप दोनों को याद कर जाइए। तो पहला नियम क्या है? बहुत आसान नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण अर्थात जो किरण आती है, परावर्तित किरण अर्थात जो किरण जाती है, और अभिलंब, ये जो अभिलंब है एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये एक ही तल में स्थित होते हैं। कितनी आसान परिभाषा है कि आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, और अभिलंब, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। समझ में आ गया? एक ही तल में स्थित होते हैं। अब एक ही तल में स्थित होने का मतलब, जैसे अगर इस बात को समझा जाए तो आप मैथमेटिक्स अच्छे ढंग से अगर समझ पाते हैं तो इस बात को और अच्छे से फील कर पाएंगे। कहने का मतलब कि एक्सिस जो होते हैं, जो अक्ष होता है, तल का मतलब अक्ष की तरह समझिए कि एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। जैसे हमारी हथेली को समझिए, अगर ये दर्पण है, ये शीशा है, तो अगर प्रकाश की किरण, तो समझ लीजिए ये जो दर्पण है ये एक्स अक्ष को निरूपित कर रहा है। तो अब ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमेशा कौन से डायरेक्शन को फिक्स करेगी? वाई अक्ष को। ठीक है, एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष हो गया। तो अब ये जो ऊपर की ओर जो भी जाएगा, जितना कुछ भी, वो किस डायरेक्शन को डिनोट करेगा? वाई को। तो अब यदि आपतित किरण इस तरह आ रही है तो किस वाली एक्सिस से आ रही है? वाई अक्ष से। परावर्तन के बाद किधर जाएगी? वाई अक्ष में। और अभिलंब भी डाला जाएगा तो वो किस अक्ष पर आ रहा है? वाई अक्ष पर। यानी कि सभी के सभी एक ही तल में स्थित हैं, एक ही अक्ष में स्थित है। तो इसको कहा जाता है एक ही तल में स्थित होना। वैसे तो अक्ष के रूप में बताया जा रहा है, मगर यहाँ पर प्लेन की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें छोड़िए, आपको कुल मिला जुलाकर याद करना है, ठीक, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा कहा गया है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर रहते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण बताया गया आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला ये कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, ये जब परावर्तन की घटना होती है तो दोनों के दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, अगर कोई आपसे कहता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण 35 अंश का है, तो बताइए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कितने अंश का होगा? तो आप जानते हैं कि परावर्तन का द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। आप कह सकते हैं कि कोण आई का मान जो होता है कोण आर के बराबर होता है। यदि कोण आई का मान 35 दिया है तो कोण आर का मान भी कितना होगा? 35 अंश ही होगा। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमा देता है। कैसे घुमाता है समझिए। अगर वो कह रहा है, इस बार उसने कह दिया कि परावर्तन कोण जो है वो है 25 अंश का। कितने अंश का? 25 अंश का। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए परावर्तक पृष्ठ और अपवर्तन किरण के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? पूछा क्या है? परावर्तक पृष्ठ यानी ये और आपतित किरण ये, इनके बीच में बनने वाला कोण यानी ये वाला कोण कितने अंश का होगा? तो कहेंगे ओह कोई बात नहीं, हमने पढ़ा है नवीन सर से, अभी बताते हैं। तो हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है।
तो पहले तो भाई साहब ये 25 अंश है तो ये भी 25 अंश हो जाएगा, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन का द्वितीय नियम। अब नवीन सर ने हमें ये बताया था कि जो अभिलंब होता है और जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों मिलकर के। अगर ये पूरा का पूरा जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का 90 अंश का है, अगर ये 25 अंश है तो हम तो ये तो पता लगा ही सकते हैं 90 में से 25 घटाकर, तो 90 में से 25 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 65 डिग्री 65 अंश। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो कभी भी प्रश्न इधर उधर से घुमाकर पूछे कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है आपको दे दे कि परावर्तक पृष्ठ और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 65 अंश है, तो परावर्तन कोण बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप कहेंगे कि ये पूरा का पूरा एंगल 90 होता है, ये 65 है तो ये 25 हो जाएगा अपने आप, अगर ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा 25। चलिए ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ गई। पहला नियम दूसरा नियम दोनों आसान है। पहले में क्या बोला गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा कोण आई बराबर कोण आर, आसान भाषा में याद रखें, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई क्या है, कोण आई है आपतित किरण आपतन कोण, और कोण आर बराबर क्या है, परावर्तन कोण, कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आज का लास्ट पॉइंट पढ़ना है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्स का मतलब जानते हैं ना, उल्टा। तो कहते हैं कि प्रकाश उत्क्रमणीयता का गुण रखता है। कहने का मतलब कि आप यदि गांव में रहते होंगे, ठीक है, वैसे तो हम लोग गांव के ही रहने वाले हैं, तो आपने एक सांप का नाम सुना होगा, दो मुंह वाला सांप, कि उसके इधर भी मुख होता है और इधर भी क्या होता है। भाई देखो ये दिखने में सांप नहीं लग रहा है, मगर आपको मानना पड़ेगा कि ये सांप है, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा तो लगा ही सकते हैं कि अब ये सांप है, ठीक, कि इसके इधर भी मुंह है और इधर भी मुंह है। आप बता नहीं सकते कि वो इधर से स्टार्ट हो रहा है व्यक्ति कि इधर से स्टार्ट हो रहा है। सही बात है। अगर आपको एक रस्सी दे दी जाए, ठीक है, रस्सी काट कर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ रस्सी स्टार्ट किधर से हो रही है, इधर से स्टार्ट हो रही है इधर से, तो दोनों ओर से तो देखने में एक ही जैसा है। तो जब कोई चीज़ दोनों डायरेक्शन से एक ही जैसी दिखे, एक ही जैसा लगे, तो उसे कहते हैं ये भाई साहब उत्क्रमणीय है। चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, सब पूरा का पूरा एक ही जैसा है। तो प्रकाश में भी यही गुण पाया जाता है। अब देखिए प्रकाश में पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद इस पर आएंगे क्या लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो टकरा कर चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब बाई चांस, और ये वाला कोण क्या होगा, कोण आई होगा, और ये वाला कोण क्या होगा, आर होगा। यानी आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। ये आपने अभी अभी पढ़ा। अब देखिए मान लेते हैं कि यदि ये वाली किरण जो है आपतित की जगह, ये मान लेते हैं ये परावर्तित की जगह आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण। तो अगर ये किरण आपतित है तो ये वाली क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो अब आप ये बताइए कि कोण आई कोण आर के बराबर है, तो अगर यहाँ पर कोण आर लिख दिया जाए और यहाँ पर कोण आई लिख दिया जाए तो कोई अंतर आएगा, कोई भी अंतर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जहाँ पर आई लिखा है वहाँ पर आर लिख दिया गया, जहाँ पर आर लिखा है वहाँ पर आई लिख दिया गया। कोई अंतर समझ में आया, नहीं समझ में आया। और आपतित किरण, अब अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण क्या बन गई, आपतित किरण। तो ये इस समय भी ये प्रकाश का जो परावर्तन है उसके नियम का पालन तो कर ही रहा है। कहने का मतलब प्रकाश अगर इस तरह डाल रहे थे तो आपतित किरण ये थी, परावर्तित किरण ये थी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था। अगर यही काम इधर से करने लगे तो आपतित किरण ये हो जाएगी, परावर्तित किरण ये हो जाएगी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। यानी हम चाहे जिधर से प्रकाश ले जाएं, हमें चीज़ बार बार वही देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि परावर्तन किसी भी डायरेक्शन से किया जाए वो एक ही जैसे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपको अलग देखने को मिलेगा। तो प्रकाश के अंदर ये गुण है कि आप किसी भी डायरेक्शन से परावर्तन कीजिए, आपको वैसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसी गुण को कहते हैं उत्क्रमणीयता। अब शब्दों के माध्यम से कैसे व्यक्त किया गया है कि पहले तो क्या था, इसे मिटाते हैं हम लोग। तो पहले दिया गया था, देखिए क्या लिखा गया है, परावर्तन की घटना के समय। ये कौन सी घटना दिखाई गई है, परावर्तन की घटना।
के समय यदि आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, कि ये जो आपतित किरण है जो गिर रही है, मान लेते हैं कि ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण का मतलब आने वाली नहीं, जाने वाली किरण है। तो तब जो परावर्तित किरण है, ये वाली जो किरण है, वो आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी, क्योंकि इसके बीच में बनने वाला कोण इसके बीच में बनने वाला कोण के बराबर है। इसलिए अगर ये आ रही है, ये जा रही है, तो ये किरण आ रही होगी, क्योंकि जब तक आएगी नहीं तब तक जाएगी नहीं। तो कहा गया है कि परावर्तित किरण मान लिया जाए, तो जो परावर्तित किरण होती है, ये वाली किरण अब कैसा व्यवहार करने लगेगी? आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी। और प्रकाश का यह गुण प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। समझ में आ गया कि परावर्तन की घटना के समय यदि आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, आपतित किरण को क्या मान लिया गया है? परावर्तित किरण। तो जो परावर्तित किरण है अब वो अपवर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी। तो प्रकाश का यह गुण प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। अगर ये इसका स्थान ले लेगा तो ये इसका स्थान ले लेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश की उत्क्रमणीयता भी समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जो कुछ भी पढ़ाया गया आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। जो टॉपिक या जो पॉइंट आपको जहाँ कहीं भी ना समझ में आया हो, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और अपनी राय, अगर आपको कुछ और इसमें एडिशन चाहिए, कुछ और डिफरेंट टाइप से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो आइडियाज़ भी शेयर कीजिए कि सर ऐसे पढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक। और आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।